हाय, मेरा नाम डॉक्टर जॉन है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैंने अब तक 1800 से भी ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज करी हैं और भी कर रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट करना और लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाना और उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर नोटिस किया है कि लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जूझते रहते हैं और मन ही मन उनके बारे में सोचते रहते हैं और उन प्रॉब्लम का सुझाव के लिए किसी भैया या किसी बगल वाले अंकल से पूछते रहते हैं और उनको उसके बारे में सही सही सलाह देने की या तो तजुर्बा नहीं होती है या नॉलेज नहीं होता है। तो ऐसे जो कुछ भी सवाल हैं आप मेरे को भेजते रहिए। फ़िलहाल तो कुछ सवाल आए हैं आपकी तरफ से जो कि हमारे स्टाफ पूछेंगे और मैं उन सब का सवाल दे रहा हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। सर, बाल क्यों झड़ते हैं, इसका क्या कारण है और इसे रोकने का आसान तरीका? बाल झड़ना तो एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि जो आजकल छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सबको हो रहा है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। वैसे तो बहुत सारे कारण निकाल सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, अगर लेडीज़ हो गए हैं तो या महिलाएं हैं तो उनमें आयरन की कमी, आयरन की मात्रा जब कम हो जाती है उनके बॉडी में तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है, या खून की कमी होती है तो बाल झड़ना शुरू होता है। यही जेंट्स की तरफ देखा जाए तो इनमें यूजुअली बाल तभी झड़ते हैं जब इनके फैमिली के अंदर गंजेपन की प्रॉब्लम हो या इनके रिलेटिव्स में गंजेपन प्रॉब्लम हो और इनको भी गंजापन शुरुआत हो रहा है तो उसी टाइम झड़ते हैं। इसके अलावा भी अगर डाइट में इनके प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं या मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं मिल रहे हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेस या तनाव ज़्यादा है, या इनके बॉडी के अंदर विटामिन B12 और विटामिन D की कमी आ रही है, ऐसे कारण जब होते हैं और इनके साथ में जब हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है जैसे कि थायराइड हो गया या लेडीज़ के अंदर PCOS या PCOD जैसे प्रॉब्लम्स हो गए, तो इन पूरे प्रॉब्लम्स के अंदर या इन पूरे कारणों के साथ बालों का झड़ना बहुत बहुत बढ़ जाता है। सर, मेरा यह सवाल है कि अगर DHT बढ़ने से बाल झड़ते हैं तो यह सिर्फ सिर के बालों पर ही क्यों होता है, शरीर के अन्य बालों पर क्यों नहीं? थोड़ा आपको DHT के बारे में बता दूं। DHT का मतलब होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। पुरुषों की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वही टेस्टोस्टेरोन जो है बदल के डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है, और इसी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुषों में जो मूछें आती हैं या दाढ़ी आता है या अन्य जगहों पे बाल आते हैं, ये सब उसी के कारण होते हैं। लेकिन यही डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जब बॉल्डनेस वाले जीन या गंजेपन के जीन से अटैच हुआ होता है तो उस जीन की वजह से पुरुषों में या जेंट्स में ये साइड्स में बाल चले जाते हैं एक उम्र आने के बाद, और साथ ही साथ इस जगह पे भी बालों का घटना हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी चीज़ को आगे जाते जाते हम लोग ये भी देखते हैं कि पूरा का पूरा बाल खाली हो जाता है और आदमी गंजा हो जाता है, लेकिन इस जगह के बालों को कुछ नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये DHT जो है इस जगह के बालों को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब इस जगह के बाल जो है वो DHT इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से दाढ़ी के बाल या मूंछों के बाल या बॉडी के अन्य जगहों के बाल भी DHT से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी की वजह से उन जगहों में कभी बॉल्डनेस या गंजापन नहीं होता। यही एक प्रधान कारक है जिसकी वजह से हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इन पीछे के बालों को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे सेफ डोनर एरिया होता है, और उन बालों को हम आगे लगाते हैं या इम्प्लांट करते हैं, और जिसकी वजह से नए घने बाल जो है उगते हैं और आपको आपका पुराना हेयर स्टाइल मिल जाता है। सर, कुछ लोगों का यह सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कराने से कैंसर हो जाता है। हाँ, ये तो सरासर झूठ है, या आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी और सिंपल सर्जरी है जो एक सर्जिकल सेटअप में होती है और एक स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट में होती है, और ऐसे सर्जरी करने से आपके बाल अच्छे से उग जाते हैं और सिर्फ बाल ही उगते हैं, कोई कैंसर या कोई गांठ वगैरह नहीं बनते। तो घबराइए मत, इससे कैंसर नहीं होता है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि हेयर पैच लगातार लगाने से हमारे बचे हुए बाल और उनकी जड़ भी खत्म हो जाती है। हेयर पैच के बहुत सारे उपयोग हैं कि किसी बंदे को डोनर एरिया बहुत कम हो जाए और वहाँ पे अगर आप लोग बाल निकालने के चांसेस कम हैं तो उनको हेयर पैच बहुत हेल्प करती है।
लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस थोड़ा ही बाल यहाँ पे गया होता है और फिर भी वो लोग घने बालों के चक्कर में हेयर पैच यूज़ करते हैं। तो हेयर पैच अगर क्लिप्स के साथ यूज़ किया जाता है तो उस जगह पे जहाँ पे क्लिप्स फ्रीक्वेंटली रब करते हैं वहाँ पे बाल परमानेंटली जाने के चांसेस होते हैं। अगर हेयर पैच किसी गम या गोंद जैसी चीज़ यूज़ करके लगाते हैं या ग्लू लगा के लगाते हैं तो यूजुअली वो ग्लू पहले टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट करने के बाद सब कुछ नॉर्मल है तो वो ग्लू लगा के आप हेयर पैच चाहे कितने भी बार लगाए या कितने भी साल तक यूज़ करें, उसकी वजह से बालों का पूरी तरह से गंजेपन होना कभी नहीं होता है। तो घबराइए मत, आप हेयर पैच आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ लोग जिनमें हेयर पैच की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है या कुछ तरह की इन्फ्लेमेशन हो रही है या कुछ तरह की खुजली हो रही है या जलन हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इमीडिएटली हेयर पैच का यूज़ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सबलिमिनल इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको आगे चलकर गंजेपन का प्रॉब्लम आ सकता है। सर कुछ लोग बोलते हैं कि फिनेस्ट्राइड लेने से उनकी सेक्सुअल लाइफ पे प्रभाव पड़ता है, यह कितना सच है और कितना झूठ? देखो, फिनेस्ट्राइड एक ऐसी दवा है जो आपके बॉल्डनेस को या आपके गंजेपन को रिवर्स गियर में डाल सकती है। मतलब आपका गंजापन जाके फिर से आपको पूरी की पूरी तरह से अच्छे बाल आने शुरू हो सकते हैं। लेकिन उसका एक ही एक साइड इफेक्ट ये है कि आपका लिबिडो जो है या सेक्स करने की चाह जो है कम होने के चांसेस है। और क्या ये सब में होता है? नहीं, 100 में से 1, 2 या 3% लोगों में ऐसे होने की आशंका है। और ये साइड इफेक्ट जो भी आता है वो भी टेम्पररी साइड इफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको ये साइड इफेक्ट आ रहा है तो जब भी आप इस चीज़ को लेना बंद कर देते हैं तो फिर से आपका नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ एक्टिवेट हो जाता है। तो हाँ, अगर इससे सेक्सुअल लाइफ की प्रॉब्लम्स आती है तो आने के चांसेस हैं, लेकिन ये परमानेंट है नहीं, ऐसा ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम ही है। सर कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि पीआरपी लेने से उनके सिर में इन्फेक्शन हो जाएगा, क्या ऐसा है? अगर पीआरपी एक क्वालिफाइड सर्जन के पास या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास एक अच्छे क्लिनिक में जहाँ पे स्टेराइल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अगर ऐसी जगह पे आप पीआरपी लेते हैं तो आपको कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। लेकिन आप जब पीआरपी एक अनस्टेराइल एनवायरनमेंट में या किसी सैलून में या किसी अनक्वालिफाइड बंदे के पास या खुद करने की कोशिश जब करते हैं तो डेफिनेटली इन्फेक्शंस आने के चांसेस होते हैं। सर पीआरपी में डर्मा रोलर का कितना महत्व है? पीआरपी के साथ हम लोग देखते हैं कि अक्सर डॉक्टर लोग डर्मा रोलर का उपयोग करते हैं। इसका महत्व है या नहीं? मैं तो बोलता हूँ इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब भी डर्मा रोलर यूज़ करते हैं तो हम लोग पीआरपी के पेनिट्रेशन की कैपेसिटी इंप्रूव करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो सबलिमिनल इन्फ्लेमेशन जो है थोड़ा और बढ़ जाता है और जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं या ग्रोथ फैक्टर जो रिलीज होते हैं उनमें थोड़ी बढ़ोतरी भी हम लोग देख सकते हैं। तो पीआरपी के साथ जब भी डर्मा रोलर हम लोग ऐड करते हैं वो बेनिफिट्स को इंक्रीज करता है। सर मैंने कुछ डॉक्टर्स की यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं, वो बोलते हैं कि साल में एक ही पीआरपी सेशन लेना चाहिए। साल में एक ही पीआरपी सेशन लेना चाहिए, इसमें कितना सच है कितना गलत है, एक्चुअली उस डॉक्टर ने उस क्लाइंट को या उस पर्टिकुलर आदमी को उसके हिसाब से सलाह दी होगी। लेकिन अगर एक नॉर्मल आदमी जो हेयर फॉल से जूझ रहा है और उसको मेडिसिन के साथ पीआरपी की सलाह दी जाती है तो डेफिनेटली उसको कम से कम 21 दिन या 3 हफ्ते में एक बार पीआरपी लेनी ज़रूरी है, और वो भी कम से कम 6 से 8 सेशन तक। उसके बाद जो है उसको मेंटेनेंस डोज की तरफ से या तो 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार या एटलीस्ट 4 महीने में एक बार उनको पीआरपी मेंटेनेंस डोज की तरह लेनी होती है। साल में एक बार लेने से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जब भी हम सर्जरी कराते हैं तो हमें कितने समय तक सावधानी और दवाइयाँ लेनी चाहिए? जब भी आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराते हैं तो मैं बोलता हूँ कम से कम 5 से 6 दिन तक ज़रूर सावधानियाँ बरतिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से फॉलो करिए, और जो 5 दिनों के लिए आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं उनको कतई मिस मत कीजिए, ठीक है।
और साथ ही साथ में सप्लीमेंट्स जो आपको दिए जाते हैं या मिनॉक्सिल के यूज़ करने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो उनको भी कम से कम 6 से 9 महीने तक यूज़ करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आएँ। सर कुछ लोगों का मन में यह सवाल भी है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ऐसा क्यों? एक सही चीज़ है कि हेयर ट्रांसप्लांट भी परमानेंट सॉल्यूशन कभी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स में जो डोनर एरिया है वो एज के बढ़ते बढ़ते वो डोनर एरिया डिप्लीट हो रहा है, तो इनको भी जब हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो इनके भी बाल एज दे एज बालों के झड़ने की आशंका होती है। सर मेरा आपसे यह सवाल है, जैसे कि बाल झड़ना एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन मेरे दादाजी को भी गंजापन है लेकिन मेरे पिताजी को नहीं है, तो अब मेरे को भी है, इसका क्या कारण है? देखो, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका एक्सप्रेशन जो है किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी को बॉल्डनेस है तो पूरे 3 बच्चों में बॉल्डनेस आने की आशंका नहीं होती, कम से कम 2 या 1 में आने की आशंका होती है। कभी कभी तीनों में भी आने के चांसेस हैं। जब एक में बॉल्डनेस आया और बाकी 2 बच्चों में बॉल्डनेस नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि वो बॉल्डनेस जीन जो है इस एक बंदे में एक्सप्रेस हुआ है, बाकी दोनों में एक्सप्रेस नहीं हुआ है, मतलब डॉर्मेंट है। और इन दोनों के बच्चों को बॉल्डनेस आने के चांसेस अभी भी हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि दादाजी में बॉल्डनेस है, पिताजी में बॉल्डनेस नहीं है और आपको बॉल्डनेस आया है, तो ऐसे हो सकता है। सर मेरा यह सवाल है, अगर हमें हेयर फॉल हो रहा है तो हमें खान पीन पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने में आप लोग ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कोकोनट वगैरह खाइए, अंजीर वगैरह खाइए, बादाम वगैरह खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए, एसेंशियल फैटी एसिड्स अपने डाइट में मौजूद होने की तरह देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, साथ ही साथ स्पिनच खाइए या पालक खाइए। और हम लोग देखते हैं कि पीनट चिक्की जो बनता है, मूंगफली की चिक्की या लोनावाला चिक्की जो बोलते हैं, उसमें गुड़ होता है, साथ ही साथ मूंगफली भी होती है, तो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी उसमें मिल जाते हैं। और आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आराम से नॉनवेज खाइए, जिससे आपके प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। इन सभी के साथ पानी बहुत ज़्यादा पिए और नींद जब सोते हैं तो कम से कम 8 से 9 घंटे तक आराम से सोइए। तो जब ये सब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल में कमी महसूस करेंगे और हेयर ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। सर मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सर्जरी कराने के बाद भी उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आए, इसका क्या कारण हो सकता है? सर्जरी करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कारण मैं बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने एक क्वालिफाइड सर्जन से ना करवा के किसी क्वैक से करवाया होगा। उनकी जब सर्जरी हो रही है तो उनकी डोनर एरिया से न लेके अनसेफ एरिया से अगर बाल लिया गया होगा, या उनके बॉडी में ओनली बॉल्डनेस के बदले किसी तरह की ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा हो गया या लाइकेन प्लानोपाइलारिस हो गया, या उनके बॉडी में थायराइड जैसी अन्य डिसीजेस हैं जिनकी वजह से बालों का झड़ना लगातार हो रहा है, या उनकी डाइट बहुत ही ख़राब है या उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है जिसकी वजह से वो नए बाल भी ठीक से उग नहीं पा रहे हैं, या उनको डायबिटीज़ की बीमारी है जिसकी वजह से बाल 20% ही उगे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी रिजल्ट बहुत कम आने के चांसेस हैं। सर मेरा यह सवाल है कि जैसे हम लगातार शैम्पू, ऑयल या साबुन बदलते रहते हैं तो इसका भी हमारे हेयर फॉल पे प्रभाव पड़ता है? या लगातार शैम्पू या साबुन का बदलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंट केमिकल्स को अपने बालों को एक्सपोज करते हैं तो डेफिनेटली बालों के ऊपरी हिस्से में जो क्यूटिकल लेयर होता है वो डैमेज होते रहता है और उसकी वजह से बाल जो है टूटना शुरू होता है। और ये केमिकल्स डेफिनेटली हमारे बालों के ऊपर एक्ट करते हैं, हमारे स्किन के ऊपर भी एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्किन रूखा हो जाता है और रूसी जैसे प्रॉब्लम भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं और इन्फेक्शंस आने के चांसेस हैं। तो मैं तो कहूँगा किसी एक माइल्ड शैम्पू या कोई एलोवेरा बेस्ड शैम्पू यूज़ करें और उसी को रेगुलरली यूज़ करते रहें। सर मेरा यह सवाल है कि जैसे किसी को जलने से, आग लगने से और किसी एक्सीडेंटल से बाल चला बर्न हो जाता है तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के बाद रिजल्ट आएगा या नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि लोगों को एसिड अटैक हो जाता है
एसिड अटैक विक्टिम्स हैं हमारे सामने, एक्सीडेंटल बर्न्स के विक्टिम्स हैं, एक्सीडेंटल गर्म पानी बच्चों के ऊपर गिर जाता है उनके। तो ऐसे सभी सिचुएशन में हम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, उनका आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट किया है, उनके बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, और कुछ कुछ बच्चों के बचपन में उनके ऊपर गर्म पानी गिरने की वजह से बाल जो है चले गए थे, उस जगह पे भी हम लोग ने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, और वो बाल अच्छे से उगते हैं और अच्छे हेयर स्टाइल उन लोगों को फिर से हम लोग दे सकते हैं और उनको एक नई ज़िंदगी दिया जा सकता है। सर जैसे हम कि बिना हेयर ट्रिम किए ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करिए सर, हम लोग को बिना ट्रिम किए हेयर ट्रांसप्लांट करिए। करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा तो काम ही है हेयर ट्रांसप्लांट करना, और ऐसे लोग पूछते हैं तो उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। पीछे से थोड़ा फ्लैप जैसा हेयर निकाल लेते हैं और उसके नीचे से बाल ट्रिम करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर आगे भी लगाए। लेकिन बिना ट्रिम के जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो नए बाल जो लगा रहे हैं तो वो आपके एग्जिस्टिंग बालों के बीच में लगाना पड़ता है, और ये बाल जो है डिस्टर्ब करते हैं हम लोग को लगाते समय, और लगाने के बाद भी इन बालों के मूवमेंट की वजह से वो लगाए हुए बाल थोड़े ऊपर आ सकते हैं या कुछ बाल निकल जाने के चांसेस हैं। और प्रॉपर क्लीनिंग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सीरम या जो भी ब्लड थोड़ा यूज़ होता है या जो सलाइन डालते हैं हम लोग या बीटाडिन जो अप्लाई करते हैं, तो बाकी के सराउंडिंग बाल एकदम सख्त बन जाते हैं, जो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, क्लीनिंग प्रोसेस और वहाँ पे स्टेराइल एटमॉस्फेयर बना के रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा जब भी आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आराम से ट्रिम करा लीजिए। 5 से 6 महीने के अंदर आपको अच्छे से बाल उगने शुरू हो जाएंगे। एक 5-6 महीने के चक्कर में जाके आप जो है अपने बाल जो नए ट्रांसप्लांटेड बाल जो पूरे ज़िंदगी भर रहने वाले हैं उनको मुश्किल में मत डालिए। सर मेरा यह क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सही आयु क्या है? देखो, हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ऐसी एक आयु नहीं है कि इस उम्र में आप नहीं करा सकते हैं। छोटे उम्र से, जैसे कि 19 उम्र से लेके 70-80 उम्र के लोगों तक भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैंने अब तक 19 उम्र के लोगों को भी किया है और ज़्यादा से ज़्यादा 72 ईयर्स के आदमी को भी ट्रांसप्लांट किया है, और रिजल्ट दोनों में अच्छे आते हैं। लेकिन जब भी उम्र 44-45 से कम हो तो उनमें जो है रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जैसे जैसे उसके बाद से उम्र बढ़ती जाती है रिजल्ट थोड़े घटते हैं, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज आ जाते हैं उनमें, उनके अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए 44 के अंदर जो लोग भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं उन सबको रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। उनके बाद जो लोग कराते हैं उनको रिजल्ट थोड़े कम आते हैं। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं या मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे सर्जरीज किया, रिजल्ट्स कैसे हैं, तो ज़रूर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है और मेरे वेबसाइट का लिंक है, उसमें जाइए और एक्सप्लोर करिए और जितनी जानकारी ले सकते हैं लीजिए। और आपको लगता है कि मैं आपको समझ में आने के लिए कुछ और तरह के वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर कमेंट्स में ये बात लिखिए। मैं उसको देख के, उन कमेंट्स को पढ़ के जितना हो सकता है उनको आंसर करूंगा, और जहां पे वीडियो बन सकता है वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। और भूलिएगा मत, ये वीडियो अगर आपको लगता है आपके दोस्तों को किसी को यूज़फुल रहेगा तो ज़रूर शेयर करिए। दिस इज़ डॉक्टर जॉन साइनिंग ऑफ।